हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं आज कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना शुरू करने जा रहा हूं। बच्चों, परमाणु की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह रसायन विज्ञान के रीढ़ की तरह है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना। बहुत ईजी चैप्टर है, समझ में भी आएगा, खूब बढ़िया, इंटरेस्टिंग भी है। तो चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को चलना पड़ेगा अभी चैप्टर नंबर 1 में, और उसमें हम चलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की तरफ। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था? डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में यह बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक ना। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत अपना दिया था 1808 में और कहा था कि परमाणु अविभाज्य हैं। परमाणु अविभाज्य हैं, सभी तत्व परमाणुओं से मिलकर बने हैं। यह हम डाल्टन के पूरे परमाणु सिद्धांत से मतलब नहीं रख रहे हैं, हमारा इस लाइन से मतलब है कि परमाणु अविभाज्य हैं। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। चूंकि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हों, अगर आप न पढ़े हों तो चैप्टर नंबर 1 में जाएं और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ें। ठीक है, परमाणु अविभाज्य है, ये जॉन डाल्टन ने बताया। अब यहाँ पे कुछ खोजें हुई जिनको हम इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं और परमाणु के मौलिक कणों को पढ़ने वाले हैं कि परमाणु जब विभाजित होगा तो कौन कौन से कण निकलेंगे या किन किन कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले परमाणु के मौलिक कण, इसको देखो। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये हम लोग परमाणु की परिभाषा में पढ़ते हैं कि परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम, वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है। अब परमाणु विभाज्य है तथा यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण हैं। तो परमाणु के मौलिक कण क्या हुए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि तत्वों के मौलिक कण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इन मौलिक कणों की यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। पहले खोजकर्ता को हम बता दें। देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है स्मॉल ई द्वारा इसको हम निरूपित करते हैं और इसको खोजे हैं जे टॉमसन या जे थॉमसन भी कहते हैं। टॉमसन या थॉमसन दोनों एक ही है। ठीक है। दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन, इसको स्मॉल पी द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, और इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत प्रमुख वैज्ञानिक है। ठीक है। कुछ वैज्ञानिक गोल्डस्टीन को भी मानते हैं प्रोटॉन के खोजकर्ता, गोल्डस्टीन। ठीक है, तो दोनों को सही माना जाता है, दोनों ही नाम सभी पुस्तकों में लगभग मिलते हैं। तीसरा है न्यूट्रॉन, इसको स्मॉल n द्वारा निरूपित करते हैं और इस कण की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो इन सबको अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले हम चलते हैं कैथोड किरणें व इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह से हुई। इसके लिए हमको बनाना होगा एक ऑपरेटस जिसका नाम है विसर्जन नलिका। तो चलो हम ऑपरेटस को बनाते हैं, साथ साथ तुम लोग भी ड्रॉ कर लो इसको। एक कांच की नली है, जिस तरह से ट्यूबलाइट होती है इस तरह से एक कांच की नली ली गई और इस नली में 2 इलेक्ट्रोड फिट किए गए। एक को हम रेड से बना रहे हैं, रेड एनोड होगा, और दूसरे को हम ब्लू से बना दे रहे हैं और ब्लू वाला हमारा कैथोड होगा। ठीक है,
यहाँ से नीला वायर निकाल दे रहे हैं और एनोड की तरफ से लाल वायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, हाई वोल्टेज का सोर्स लगा होगा, उच्च वोल्टता वाला स्रोत से ये जुड़ा होगा। अब देखो यहाँ कनेक्ट हो गया, एक टर्मिनल और बनाते हैं। जिस तरफ बड़ी लाइन है उसको हम सेल का धनात्मक ध्रुव कहते हैं और जिस तरफ छोटी लाइन है उसको सेल का ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। वह इलेक्ट्रोड जो सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। कैथोड। और वह इलेक्ट्रोड जो सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं एनोड। एनोड। ठीक है, इतना समझ में आ गई होगी बात। ये उच्च वोल्टता वाला सोर्स है, उच्च वोल्टता वाला ये सेल का स्रोत है। अब इस कांच की नली में सबसे पहले बहुत कम प्रेशर किया जाता है, लगभग निर्वात बनाया जाता है। खोल करके इसकी जो गैस होती है वह निकाली जाती है निर्वात पंप को। ठीक है, इसमें निर्वात किया जाता है, बहुत कम गैस की मात्रा छोड़ी जाती है और जब इसके ऊपर हाई वोल्टेज क्रिएट किया जाता है, इन दोनों सिरों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर स्थापित होगा। उस समय क्या होता है, उच्च वोल्टता जब इसके ऊपर लगाया जाता है तो ऐसे आंखों से कुछ भी प्रेक्षित नहीं होगा, खुली आंखों से कुछ भी नहीं दिखेगा। कहाँ दिखता है, इस कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकलने लगती हैं, कुछ रेज चलती हैं जो आंखों से तो नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन अगर यह एनोड के पीछे एक पर्दा लगा दिया जाए और वह पर्दा किस चीज़ का होगा, किसी स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थ का पर्दा यहाँ होगा, तो इस पर्दे पर आकर यह क्या करेंगी, चमक पैदा करेंगी। अब चूंकि यह इलेक्ट्रोड तो सारा पूरी नली को लग रहा है कि घेरे हुए है, आने ही नहीं देगा, तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, छिद्रित इलेक्ट्रोड लगा लेंगे। ठीक है, एनोड में छिद्र कर लेंगे। और छिद्र कैसे होगा, चूंकि यह कांच की नली क्या है, बेलनाकार होगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, यू दिख रहा है और इसको हम सीधा सीधा दिखाएं अनुप्रस्थ काट जैसे, तो इलेक्ट्रोड यू होगा। ठीक है, और इसमें छिद्र कर दिया जाए तो जाली नुमा हो गया। ठीक है, तो इस तरह का इलेक्ट्रोड होगा और यहाँ फिट किया जाएगा। इन छिद्रों से होकर के क्या, ये किरणें निकलेंगी और स्फुरदीप्त पदार्थ के ऊपर पड़ेंगी और चमक पैदा करेंगी। यहाँ यह जिंक सल्फाइड का है स्फुरदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ चमक पैदा करेंगे। तो कैसे पता चला कि कैथोड से किरणें निकल रही हैं, जब इसके पीछे पर्दा लगाया गया स्फुरदीप्त पदार्थ का, तो इस पर्दे पर चमक पैदा होने लगी। इससे पता चला कि क्या हो रहा है, इस कैथोड से किरणें निकल रही हैं जो कैथोड से होकर एनोड की तरफ गति कर रही हैं और इस तरह से इसमें विद्युत धारा का सुचालन हो गया, विद्युत धारा बहनी प्रारंभ हो जा रही है। ठीक है, आप ध्यान दो, इन कैथोड किरणों के मार्ग में कोई बहुत ही हल्की वस्तु रख देते हैं, जैसे एक पंखे का पहिया, हल्का सा कोई ऐसा फैन यहाँ फिट किया जाए जो बहुत ही हल्का हो और वह थोड़े से ही द्रव्यमान से या थोड़े से ही वेग से चलने लगे, तो क्या दिखता है कि यह पहिया घूमने लगता है। ठीक है, तीसरी बात, अगर इसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए, दूसरा स्रोत लगाया जाए, यानी पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल विद्युत का फिर से यहाँ लगा दिया जाए, एक और टर्मिनल लगाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का, ठीक ना, इधर कैथोड और इधर एनोड, फिर से लगा दिया जाए तो क्या दिखेगा, ये किरणें जो निकल रही हैं ये विक्षेपित हो जा रही हैं, मुड़ जा रही हैं। किधर, एनोड धन ध्रुव होता है तो धन ध्रुव की तरफ ये किरणें मुड़ रही हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में ये विक्षेपित हो जा रही हैं। दूसरे,
अगर इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, इसको हम मिटा रहे हैं विद्युत क्षेत्र को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, और चुंबकीय क्षेत्र लगाने का क्या अर्थ हुआ, इसके पास में चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल लाएंगे, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरे तरफ साउथ पोल लाएंगे चुंबक का, तो क्या होगा, ये किरणें फिर से विक्षेपित होंगी, ठीक है, अपने दिशा को फिर से मोड़ देंगी। तो इन किरणों को चूंकि कैथोड से निकल रहे थे तो नाम दिया जे थॉमसन ने कैथोड किरणें, और बाद में इन्हीं किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। इस विसर्जन नलिका में, इस पूरे apparatus को विसर्जन नलिका कहते हैं, इस विसर्जन नलिका में जो थोड़ी सी गैस छोड़ी गई थी वह गैस बदल के या फिर इलेक्ट्रोडों का पदार्थ बदल के देखा गया, तो जो पहले किरणें निकल रही थी उनके व्यवहार में और ये पदार्थ बदलने पर निकलने वाली किरणों के व्यवहार में या उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पैदा हुआ। तो इससे निष्कर्ष निकाला जे थॉमसन साहब ने कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मौलिक कण होते हैं, मौलिक कण यानी इनसे मिलकर परमाणु बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं विसर्जन नलिका प्रयोग, विसर्जन नलिका प्रयोग, ठीक है। अब आप लोग इसको ड्रा कर लो और हम चलते हैं। इसके बाद इस विसर्जन नलिका प्रयोग के बारे में कुछ लिख दे रहे हैं और कैथोड किरणों के गुण को लिख दे रहे हैं। कैथोड किरणें व इलेक्ट्रॉन की खोज। किसी कांच की नली में कम दाब पर किसी गैस को लेकर उसमें उच्च वोल्टता का विभवांतर स्थापित करने पर कैथोड से किरणें निकलने लगती हैं। ऐसी नली को विसर्जन नलिका कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की नली को विसर्जन नलिका कहते हैं। जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दिया। इन किरणों के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। ये कैथोड किरणों के गुण हैं। पहला गुण है, ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखा में गति करती हैं। किधर से किधर चलेंगी? कैथोड से एनोड की ओर। दूसरा पॉइंट है, ये किरणें आँखों से नहीं दिखाई देती हैं परंतु किसी स्फुरदीप्त पदार्थ पर पड़ने पर चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तीसरा, ये किरणें चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र में ये किरणें धन ध्रुव या एनोड की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। और चौथा गुण है, ये किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं, अतः यह किसी हल्की वस्तु को गतिशील कर देती हैं जो इनके मार्ग में पड़े। पांचवा पॉइंट है, कैथोड किरणों के लक्षण विसर्जन नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इस विसर्जन नलिका में अलग अलग इलेक्ट्रोड, दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, दूसरी गैस ली गई, तब भी कैथोड किरणों का लक्षण वही था। इस प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला है, ठीक है। पहला है, नोट करके लिखे हैं, नोट 1 है, बाद में इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। दूसरा, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं, ठीक है। सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं, यह निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज को, किस प्रकार इसी तरह प्रयोग करके प्रोटॉन की खोज की गई, ठीक है। थैंक यू।